Good evening to all of you. Today we will be talking about international business. This is Unit 9 for management students and Unit 1 for the commerce students. यहाँ पे आप देखें today primarily we will be talking about basics of international business. What is international business? Why do we go international? What are the driving factors? Again, there are push factors, pull factors we'll be talking about. Theories of international trade. This much we will try to cover. For commerce students, it's a big bit. So you see here, we have theories of international trade, and there is something related to government intervention. So we'll try to touch up this bit of theories of international trade. Unit 1 for you all. It's a quite a big unit, so let's see how it goes. For कॉमर्स टू फॉर मैनेजमेंट देखें, आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है. यहाँ पे देखेंगे आप केवल यहाँ तक कि इंटरनेशनल ट्रेड है, ठीक. फिर if you can categorically bifurcate it, this is to do with your data. I think I lost connection, sorry. So we were talking about, देखिए कॉमर्स वालों को तो काफी कुछ पढ़ना है इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, बहुत विस्तार से इनफैक्ट पढ़ना है. बट मैनेजमेंट वालों को अगेन ये छोटा सा बिट है. दिस सेकेंड पार्ट इज ऑल योर डेटा. डेटा साइंस के स्टूडेंट्स ये पढ़ते हैं और थोड़ा सा टिपिकल है, तो बहुत ज्यादा ना क्वेश्चंस इस पे आए हैं सेकेंड हाफ से, ना ही ये कोई बहुत ज्यादा आपको एजुकेटर्स मिलेंगे ये पढ़ाते हैं. बट नॉनदलेस वी विल स्टिल टच अपॉन दीज आल्सो. सो स्टार्ट करते हैं. इंटरनेशनल बिजनेस. सो बेसिकली इंटरनेशनल बिजनेस समझिए एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. हम क्या समझते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मतलब गुड्स या सर्विसेज का व्यापार, है ना. लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, तो यहाँ पर देखिए आपकी टेक्नोलॉजी, कैपिटल का व्यापार, लोग एक दूसरे को आपस में देश में कैपिटल का भी व्यापार करते हैं, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. knowledge at a global level. So there is not only transfer of goods, transfer of services, but also transfer of technology, know-how, transfer of knowledge as well as capital at global level. This definition, ये जो broad definition है, ये आपको ध्यान में रखना है. So I see a lot of people just coming and going. So are you all facing connectivity challenges या क्या है? जस्ट ज्वाइन कर रहे हो, लीव कर रहे हो, ऐसा चल रहा है. सो मैम सर्वर इशू हो रहा है बहुत. ओके ओके, आई सेंस दैट बिकॉज़ मतलब बार-बार टू एंड फ्रो हो रहा है. शैल आई चेंज माय कनेक्शन? मैं अपना कनेक्शन चेंज करूं क्या? 1 मिनट दीजिए. आई विल शिफ्ट टू अनदर कनेक्शन बिकॉज़ इवन आई लॉस्ट कनेक्शन. ओके मैम. होप इट इज शुड इज बी स्टेबल. सो देखो, दो ही रीजन होते हैं इंटरनेशनल जाने के. या तो आपको कोई ऐसे फैक्टर ग्लोबली मिलते हैं जो कि आपको आकर्षित कर ले, तो आप अपना स्केल अप करना चाहते हैं अपने बिजनेस की, मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हैं अपने, आपको लगता है फॉरेन मार्केट में मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा सेम चीज़ का. तो ये सारे कुछ रीजंस होते हैं कि आप इंटरनेशनल ग्लोबल जाने का सोचते हैं. दूसरा ये बात है कि आपके पास रास्ता ही नहीं बचता है.
you are forced to go global because अगर आपकी domestic market let's say saturated हो जाती है, तो ये सारे कुछ पुश फैक्टर्स है और कुछ जो है आपके पुल फैक्टर्स है जो कि आपको ग्लोबल जाने के लिए फोर्स करती है. सो अगेन फ्रॉम इंडिविजुअल कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप बात करो तो companies have their own corporate ambition. They may want to enhance that. There can be technology. Are you all there? Connected? No. यहाँ भी कनेक्टिविटी इशू आ रही है मुझे. आवाज आ रही है ना मेरी? Now I am connected. वॉइस क्रैक हो रही है. इसको कनेक्टिविटी है प्रॉब्लम यहाँ पर. My voice is breaking. Yes, I'm getting continuously. I actually changed the network. Wi-Fi चला गया है. So I switched to another data. Let's see. So अभी स्टेबल है. अगर नहीं स्टेबल है तो फिर मैं थोड़ा सा स्लो बढ़ाती हूँ. So हम बात कर रहे थे कि कंपनीज के भी अपने जो है एम्बिशन होते हैं. किसी कंपनी ने मान लीजिए बहुत पैसा खर्चा कर दिया R&D में. सो अब इसको वो फायदा उठाना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि हम स्केल अप कर ले अपनी बिजनेस. अपने कंपनी के कॉर्पोरेट इमेज को भी बिल्डअप करने के लिए कंपनी जो है ग्लोबल जाने का सोचती है. तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. एक रीजन ये भी होता है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसे आप पूछोगे? देखो जनरली क्या करती है जो डेवलप्ड या एडवांस इकोनॉमीज होती है वो कुछ मॉडल्स होते हैं जो पहले क्या करती है डेवलप्ड कंट्रीज में लेकर के आती है और उसके 1 या 2 साल बाद आपको मिलेंगे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है या फिर डेवलपिंग इकोनॉमीज है. वहां पर वही सारी चीजें जो है आती है. तो इस तरीके की भी चीजें होती हैं फ्रॉम इंडिविजुअल कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू दैट दे गो ग्लोबल. देखिए गवर्नमेंट के लिए भी कुछ फैक्टर्स होते हैं कि गवर्नमेंट भी इनकरेज करती है कि कंपनी जो है वो ग्लोबल जाए, है ना. गवर्नमेंट को जो है फॉरेन एक्सचेंज की नीड होती है. गवर्नमेंट आपस में जो है इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एज इन आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं. ट्रेड के बिना जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं. तो इंटरडिपेंडेंसी ऑफ नेशन इज आल्सो अनदर कॉज which forces companies to go global. There can be diplomatic relations to improve the diplomatic relations. कहते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम चाइना का एग्जांपल दें, सो इफ इंडिया और चाइना का जो ट्रेडिंग इक्वेशन है वो इतना ज्यादा है कि कंट्रीज कैन नॉट जस्ट थिंक कि हम जो है वो कभी एट वॉर करेंगे, है ना. चाहे तो कितना भी डिफरेंसेस हो, वी फेस स्टैंड ऑफ, वी हैव अदर इश्यूज, बट वी डोंट थिंक ऑफ वॉर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सी जहाँ पर ट्रेड होता है, जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है चाइना के लिए एंड वाइस वर्सा. चाइना को भी हम काफी कुछ जो है प्रोवाइड कराते हैं, पर ऑब्वियसली उनके कंपैरिजन में व्हाट वी डू इज प्रीटी लेस. Still nonetheless we are dependent. सृष्टि आपको आवाज आ रही है बराबर अभी? यस मैम अब आ रही है. ठीक है, कभी नहीं आएगी तो बताइएगा बिकॉज ये काफी लोग आ जा रहे हैं. सो आई एम नॉट श्योर इट इज माय एंड और. तो ये हमने बात की कुछ रीजंस की, है ना, जिसकी वजह से हम इंटरनेशनल जाते हैं. फीचर्स की भी बात करें तो आप जाहिर सी बात है कि बड़े स्केल पे होता है ये सारी चीजें. बहुत सारे देश आपस में जुड़ के ये काम करते हैं और एक्सपोर्ट में कहीं ना कहीं आपको डोमिनेशन देखने को मिलता है जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं उनके. सो हम जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे, जैसे हम
वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, WTO की बात करेंगे। कॉमर्स वालों के लिए ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ के भी रखा होगा, फिर भी स्टिल रिवाइज। सो व्हेन वी डूइंग दीस कॉन्सेप्ट्स यू विल अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। जस्ट गिविंग यू काइंड ऑफ ओवरव्यू। सो देन देयर इज अ बिट कॉल्ड प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। देखिए इसको हम ब्रीफली समझ के लेते हैं। सबसे पहले कोई भी कंट्री, कोई भी कंपनी जो है वो एक प्राइमरली एक डोमेस्टिक कंपनी होती है। डोमेस्टिक कंपनी होती है यानी कि वो एक कंट्री के भीतर रह के ट्रेड करती है। इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है कि डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है ना। फिर वो इंटरनेशनल कंपनी बनती है। तो डोमेस्टिक से इंटरनेशनल कंपनी क्यों जाती है? क्योंकि वो क्या कर रही होती है, या तो एक्सपोर्ट कर रही होती है, या तो लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज में इंगेज करती है। फिर देखिए डोमेस्टिक से इंटरनेशनल जाने के लिए केवल यहाँ पर कंट्री में ही रह करके एक्सपोर्टिंग या फिर फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसिंग, इस तरीके के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है, बट दे हैव द ऑफिसेस स्टिल इन द होम कंट्री। Then the next stage comes is multinational. इसमें क्या होता है? There is a concept of home country and there's a concept of host country when it comes to MNC. So domestic company जब अपने हेडक्वार्टर तो होम कंट्री में रखते हैं, लेकिन डिफरेंट ब्रांचेस ओपन करती है अलग अलग देशों में, दैट इज मल्टीनेशनल कंपनीज। तो मल्टीनेशनल कंपनीज में जो ब्रांचेस अलग अलग ओपन करती है डिफरेंट कंट्रीज में, यहाँ पे एक एलिमेंट होता है कस्टमाइजेशन का। फॉर एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल है व्हेन मैकडोनल्ड्स हैड टू एंटर इंडिया, इन्होंने क्या किया, मैक, आलू टिक्की और वेज वेरिएंट्स लेकर के आए, क्योंकि इंडियंस वर नॉट दैट बिग मीट मार्केट। इंडिया में उनको केवल मीट मार्केट अगर वो लेकर के आते तो इतना ज्यादा सक्सेस नहीं पा सकते थे। इसके लिए उन्होंने अपने मेन्यू में चेंजेस किए। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं वो अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर R&D हर एक कंट्री को करने की जरूरत नहीं है। जो होम कंट्री है, मे बी R&D डिवीजन दे कैन कीप देयर, they can transfer, they can train the staff, they can train their staff. So there is some element of standardization also, that if you talk about the logo remains the same, right? McDonald का logo आप किसी भी कंट्री में जाओगे तो आपको सेम ही लोगो मिलेगा। उनका जो मैस्कॉट है आपका रोनाल्ड, वो भी आपको हर एक मैकडोनल्ड के स्टोर में आप विजिट करोगे तो मिलेगा। So this is with regards to multinational company. Hope you're getting a gist of it. I'm just giving you an overview, then I'll just browse you through also. Then next is global companies. ग्लोबल कंपनी में जो है एक ही पॉलिसी फॉलो की जाती है, वन कंट्री वन नेशन काइंड ऑफ पॉलिसी फॉलो की जाती है, वन पॉलिसी। सो फॉर एग्जांपल दे डू नॉट कस्टमाइज, ये बिल्कुल भी कस्टमाइज नहीं करते। जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज जो है जिस कंट्री में अभी हमने बात की, जिस कंट्री में जाएंगे उस हिसाब से कस्टमाइज करते हैं। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं ग्लोबल कंपनीज की, सो दीज ग्लोबल कंपनीज आर only selling standardized products. They will not customize country to country. For example, we discussed the example of Apple also earlier. See, India में if you want to open a retail store, exclusive store, can you see Apple का बिल्कुल ही retail exclusive store in India? You will not find it. Why? So far you will not find it. Why? Because इंडिया की जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें एक क्लॉज है कि you have to procure raw material. If you are having an exclusive retail outlet in India, you have to put a raw material in the from the domestic country. Since Apple is not willing to do it, Apple कहता है आपकी कंट्री के जो इनपुट्स है, रॉ मटेरियल है, वो इंफीरियर क्वालिटी के है,
तो हम अपनी प्रोडक्ट में आपका लोकल जो सामान है वो नहीं लगाएंगे, हम जो है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ही बेचेंगे. सो वेदर यू बाय एप्पल इन इंडिया, यू बाय एप्पल इन यूएस, you will find some kind of standardization only. So that is global companies. And the last one is transnational. Transnational does not believe in any kind of border. पूरा जो विश्व है वो उसके लिए एक ही मार्केट है. ठीक है, तो मार्केट टू मार्केट इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है. दिस इज द हाईएस्ट order of internationalization. So let's quickly browse through it what we have talked so far. I think I've not added these slides here. Let me check. Okay, hope you got a gist of what is this process like. When I'll be sharing the slides with you, I will add the explanation bit of. ठीक है, तो ये था आपका पूरा प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन. एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं. डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है, जो अपने ही देश में रह करके जो है बिजनेस ऑपरेट करती है, तो ये छोटे बिजनेसेस होते हैं. डोमेस्टिक से नेक्स्ट स्टेप होता है, ये सीक्वेंस याद रखना आपको इम्पोर्टेंट. डोमेस्टिक से जब हम इंटरनेशनल जाते हैं तो हमारी जो हेडक्वार्टर है, हमारा जो ऑफिस है, वो अभी तक के डोमेस्टिक में ही रहता है. केवल हम एक्सपोर्टिंग, फ्रेंचाइजिंग ऐसा रूट अपनाते हैं व्हेन वी गो इंटरनेशनल. व्हेन वी गो टू मल्टीनेशनल, देन वी ओपन ऑफिसेस इन वेरियस कंट्रीज. फाइनली व्हेन वी गो ग्लोबल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीनेशनल एंड ग्लोबल कंपनीज? मल्टीनेशनल में होम कंट्री और होस्ट कंट्री का फंडा होता है कि होम कंट्री में हेडक्वार्टर है, होस्ट कंट्री में अलग अलग ब्रांचेस है. मल्टीनेशनल कंपनीज में हम कस्टमाइजेशन की बात करते हैं कि हम प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज करते हैं जिस भी देश में हम जाते हैं. मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल हमने डिस्कस किया. और जब हम बात कर रहे हैं ट्रांसनेशनल कंपनीज की, सॉरी ग्लोबल कंपनीज की, तो ग्लोबल कंपनीज में हम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करते हैं. ठीक है, सो दिस ऑर्डर एज इट इज आपको याद रखनी है. अब हम बढ़ते हैं थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट है. अगर थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड से कई बार क्वेश्चंस जो है आए हुए हैं. थियरीज को देखो हम बाइफरकेट कर सकते हैं दो पर्टिकुलर कैटेगरीज में. एक है आपका क्लासिकल कंट्री बेस्ड थियरी, और दूसरा जो थियरी है वो है आपका मॉडर्न फॉर्म बेस्ड थियरीज. तो देखिए थियरीज जो है वो हम, आप सोचते हो कि थियरीज हम क्यों बनाते हैं, इस तरीके की चीजें हम करते क्यों हैं? दिस इज टू एक्सप्लेन बेसिकली व्हाई नेशंस ट्रेड. देश, एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार क्यों होता है, इसको समझने के लिए जो है हम ये ट्रेड की थियरीज पढ़ते हैं. देखो कल को अगर आप रिसर्च भी करोगे, सो तभी आप देखोगे कि हर एक टाइम आप रिसर्च कर रहे हो. कभी भी आप जब है पीएचडी के लिए एम करोगे, तो देखोगे पीएचडी में आपको थियरीज पढ़ना रहेगा. जो भी चीजें आप करोगे उसके आपने ये थियरीज पढ़नी रहेगी. थियरीज मतलब एक तरीके का बेस क्रिएट करता है. इफ यू डोंट डू थियरीज वेल, तो आपको प्रॉब्लम होगी आगे जाकर के, शॉर्ट प्रॉब्लम होने वाली है. So whichever is your area of interest, you have to certainly do. That's why if you look at NTA का syllabus, हर एक टॉपिक, चाहे वो मैनेजमेंट का टॉपिक हो, चाहे वो कॉमर्स का टॉपिक हो, आप देखोगे हर एक जगह थियरी पे एम्फसाइज किया गया. एवरीथिंग लाइक वेदर यू हेट इट और लाइक इट, यू हैव टू डू इट. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला थियरी जो है हम क्लासिकल करते हैं, फिर हम मॉडर्न की तरफ आएंगे. सो मर्केंटलिज्म, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एंड टेक्सचर होल्डिंग थियरी. वन बाय वन करते हैं. तो देखो मर्केंटलिज्म थियरी क्या था? मर्केंटलिज्म थियरी था कि आप केवल और केवल एक्सपोर्ट करो. काफी सेल्फिश नेचर ऑफ थियरी था. इनिशियली लोग क्या समझते थे कि हमने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा जो है एक्सपोर्ट तो बढ़ावा देना है, जितना एक्सपोर्ट कर सके उतना एक्सपोर्ट हम करें, लेकिन हमको इंपोर्ट नहीं करना है, कोई भी चीज लेकर के नहीं आते. सो
यही कहता है, मर्केंटलिस्ट बिलीव दैट अ कंट्री शुड इंक्रीज इट्स होल्डिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। देखो पहले के टाइम पे व्यापार जो होता था ना, वो गोल्ड और सिल्वर में होता था, सोने और चांदी। सोने और चांदी को क्या कहते हैं? बुलियंस कहते हैं। तो देशों के बीच में ये जो व्यापार होता था बुलियंस में, ये अपना देश का सोना चांदी बढ़ाओ, जितना मर्जी चाहे एक्सपोर्ट करो, लेकिन इंपोर्ट बिल्कुल ना करो। समझ रहे हैं? तो ये जो है ये पॉसिबल नहीं है। रियलिस्टिक सिनेरियो में आप देखो, क्या कोई कंट्री केवल और केवल एक्सपोर्ट कर सकता है, बिना इंपोर्ट के रह सकता है? क्या उसके पास इतने सारे रिसोर्सेस हैं? सही बात नहीं है। सो कहता है ये थियरी कि एक कंट्री कितना ज्यादा वेल्दी होगा, ये हम इससे पता करेंगे कि उसके पास कितना ज्यादा सोना चांदी है। जिसके पास, कंट्री के पास जितना ज्यादा सोना चांदी, उतना ही ज्यादा वो जो है कंट्री रिच होगा, है ना? सो कंसिस्टेंट टू दिस थियरी, गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट जो है वो भी सपोर्ट करती थी एक्सपोर्ट को, और इंपोर्ट पे जो है इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगाती थी, ताकि इंपोर्ट लोग ना कर पाए। समझ में आया पहली थियरी? तो देखो, थियरी तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन what is more important, in fact most important, is to understand the critics of it. तो critics को थोड़ा ध्यान से समझ के लो। देखो क्या कहता है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ मर्केंटिलिज्म, कहता है they gave too much important to gold and silver। देखो ऐसा कभी भी नहीं था कि केवल गोल्ड और सिल्वर में ही जो है ट्रेड होगा, है ना? सो बहुत ज्यादा इन्होंने ध्यान दे दिया कि गोल्ड और सिल्वर पे जो है ट्रेड किया जाए। एग्जैजरेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स एंड अंडरमाइन यूजफुलनेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड अदर ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। इसकी कोई भी बात नहीं करता है एग्रीकल्चर एंड बाकी सारे जो ब्रांचेस हैं। They were wrong in believing that a favorable balance of trade was a only source of prosperity. So it is not necessary, which we will understand in the coming theories. Their belief that gain of one nation was a loss of another was wrong. So ये इसको क्या कहते हैं? बेसिकली यहाँ पर है जो जीरो सम गेम है। मतलब तुम तो खाली एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करो, लेकिन बाकी कंट्री जो है इंपोर्ट मत करो, बिल्कुल भी इंपोर्ट मत करो। सो ट्रेड सरप्लस हमेशा कहते हैं कि मेंटेन्ड रहना चाहिए। तो उस टाइम के जो कंट्रीज थे, जो कह सकते हैं आप कॉलोनियल देश थे, जैसे कि ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, पोर्टुगल हो गया, वो सारे कंट्रीज जो है ये ट्रेड थियरी को मानते थे इनिशियली। तो ये थियरी काफी पुरानी थियरी है। इट वाज इन 17th सेंचुरी, सो क्वाइट ओल्ड थियरी। जीरो सम गेम याद रखना है यहाँ पर। जीरो सम गेम कहता है केवल एक कंट्री का भला होने वाला है। अगर एक्सपोर्ट को हम बढ़ावा देंगे, इंपोर्ट को बढ़ावा नहीं देंगे, तो केवल और केवल एक कंट्री गेन करने वाला है इससे। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली थियरी, दैट इज मर्केंटिलिज्म। सो फार सो गुड। फिर बात करते हैं सेकेंड थियरी, विच इज एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी। इसको जो है किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। एडम स्मिथ का नाम याद रखना। ये भी काफी पुरानी, देखिए 18th सेंचुरी की थियरी है ये। तो ए से आप इसको याद रख सकते हैं कि एब्सोल्यूट एडवांटेज, नाम से क्वेश्चंस बनते हैं, मैथ द फॉलोइंग में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी किसने दी? पहली बात किसने दी? एडम स्मिथ ने, है ना? और इन्होंने एक किताब लिखी थी अपनी, वेल्थ ऑफ नेशंस। तो मैथ कॉलम में किताबों का नाम भी आया हुआ है, तो ये भी ध्यान रखिए। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक किताब में इन्होंने एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात की। सो ये क्या कहता है? There were countries that produces goods with less labor cost. So इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं। चलिए मान लीजिए दो कंट्री है, एक है स्पेन और दूसरा है आपका इटली। और मान लीजिए स्पेन जो है वो है अच्छा शूज बनाने में। दो कंट्री है और दो कम्युनिटी है, एक
ऐसा मॉडल ले लेते हैं, 2 कंट्री है, 2 कमोडिटी है। बहुत ही गंदा सा बन गया है बट कोई ना। ऑलिव ऑयल, एक हो गया शूज, 2 कमोडिटी है और दोनों आपस में व्यापार कर रही है। अब कहता है स्पेन, मान लीजिए स्पेन को लगते हैं 2 घंटे ऑलिव ऑयल बनाने में और 4 घंटे लगते हैं जूते बनाने में, और इटली को लगते हैं 4 घंटे ऑलिव ऑयल बनाने में लेबर आवर्स और 2 घंटे लगते हैं आपके शूज बनाने में। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें क्या समझ में आ रहा है कि स्पेन जो है वो शूज भी जो है उसको ऑलिव ऑयल बनाने में जो है उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है। कैन वी से दैट? आई रिपीट, देखो स्पेन को ऑलिव ऑयल बनाने में केवल और केवल 2 घंटे लगते हैं, लेकिन इटली को लगते हैं लेबर आवर्स 4 लेबर आवर्स। तो हम कह सकते हैं कि स्पेन का एब्सोल्यूट एडवांटेज है फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलिव ऑयल, और हम कह सकते हैं देखो इटली जो है इसको शूज बनाने में लगते हैं 2 घंटे और सॉरी हाँ ऑलिव ऑयल बनाने में 4 घंटे लगते हैं। तो कैन वी से दैट इटली हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन मेकिंग शूज। सो कहने का मतलब जिस कंट्री में जो प्रोडक्ट ज्यादा एफिशिएंटली बनाई जा सकती है वो प्रोडक्ट वो कंट्री बनाए। आई रिपीट, जो भी कंट्री जिस भी प्रोडक्ट को बनाने में एफिशिएंट हो, ठीक है, it focuses on the ability of a country to produce a good more efficiently than another nation. अगर स्पेन का एब्सोल्यूट एडवांटेज है ऑलिव ऑयल बनाने में तो स्पेन ऑलिव ऑयल बनाए, इटली का एब्सोल्यूट एडवांटेज है शूज बनाने में तो इटली जो है वो शूज बनाए। ठीक है, तो यही थी एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी। एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी means that fewer resources are needed to provide same amount of goods as compared to another country। तो हमने ये देखा कि स्पेन को जूते बनाने में जो है 4 लेबर आवर्स लग रहा है, लेकिन यही काम ज्यादा एफिशिएंटली कर रहा है। तो जो कंट्री ज्यादा एफिशिएंटली जो भी प्रोडक्ट बना सकता है वो कंट्री वही प्रोडक्ट बनाए, और बाकी प्रोडक्ट क्या करे? अब स्पेन क्या करेगा? स्पेन यहाँ पर ऑलिव ऑयल बनाएगा और जूते जो है इटली से इंपोर्ट करा लेगा। तो दिस वाज द काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थियरी। सो अब इसके बाद नेक्स्ट थियरी आई, वो थी कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी। सो कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी पढ़ते हैं नेक्स्ट। ये बेसिक बिल्कुल उल्टा हो जाता है आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज का, लेकिन देखो एब्सोल्यूट एडवांटेज में कई सारे मतलब इसके एडवांटेज थे। अब स्पेन जो है जूते इटली से एक्सपोर्ट करा के भी इसके अपने खर्चा बचा सकता है। दोनों देश के बीच में एक तरीके से व्यापार स्टार्ट हो जाएगा। जो कंट्री जो प्रोड्यूस करेंगे तो इस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी जो है बढ़ जाती है। थोड़ी सी बात अब क्रिटिसिज्म के ऊपर कर लेते हैं, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए इस थियरी में कहीं भी आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात नहीं की है। सो क्रिटिक्स पढ़ना इम्पोर्टेंट है, क्रिटिक्स को समझ के लो थोड़ा। जब हम कह रहे हैं स्पेन और इटली आपस में व्यापार कर रहे हैं तो कहीं पे भी इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की कोई भी बात नहीं करी। ठीक है, सो मान लीजिए अगर स्पेन और इटली के बीच में ज्यादा दूरी है या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है ये आउटवे कर रहा है ये जितना भी पैसा बचा रहे हैं, सो दैट हैज टू बी थॉट ऑफ। दूसरी बात है एक्सचेंज रेट। ये थियरी का अजम्पशन है कि एक्सचेंज रेट जो है वो स्टेबल है। एक्सचेंज रेट वोलेटाइल होता है, आपको पता है ग्लोबल मार्केट आजकल कितना अनसर्टेन है, तो इसको इसकी भी ये कंसिडरेशन नहीं करता है। दूसरी बात, इसको लगता है इस थियरी को कि जो लेबर आवर्स ऑलिव ऑयल बनाने को लग रहा है वही लेबर आवर जूते बनाने को भी लग रहा है। तो ये मान लेता है कि लेबर कैन स्विच इजीली, which is not the case।
we cannot say with certainty कि जो लेबर आवर्स ऑलिव ऑयल बनाने को लगेंगे वही काइंड ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्टीज से जो है शूज भी बन जाएंगे। हो सकता है दोनों के लिए हमें इंटायर सेट ऑफ डिफरेंट लेबर्स लगे। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार वापस रिपीट करती हूँ। ये थियरी एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी कहती है कि जो कंट्री जो भी गुड्स एफिशिएंटली बनाए वो कंट्री वही गुड्स बनाए, और जिसमें उनका खर्चा ज्यादा होता है वो एक्सपोर्ट करा ले। तो एडवांटेज यहाँ पर क्या है कि अगर आपको इंपोर्ट कराना सस्ता है, इफ इंपोर्ट इज चीपर देन गो फॉर इंपोर्ट। इससे क्या है, देशों के बीच में फॉरेन रिजर्व्स बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज होती है, व्यापार बढ़ता है देशों के बीच में। तो ये सारे इसके फायदे हैं। लेकिन इसके क्रिटिसिज्म की बात करें, सो यहाँ पे जब हम कह रहे हैं कि गुड्स मोर एफिशिएंटली प्रोड्यूस करते हैं, we do not consider the transportation cost. Transportation cost को यहाँ पर हम consider ही नहीं करते हैं। Then second assumption इस theory की है कि हम exchange rate को जो है stable मान लेते हैं, जबकि foreign exchange rate क्या है, volatile होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं लेबर। लेबर जो है उसकी एक्सपर्टीज क्या है, कैन दे स्विच इजीली, मे नॉट बी सो। सो लेबर स्विच करते हैं या नहीं करते हैं, ये इसकी यहाँ पर लेबर स्विचिंग कॉस्ट क्या होगी इसकी कोई बात ही नहीं करता है ये थ्योरी। तो ये था आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ठीक है, सो नेक्स्ट थ्योरी है आपका कंपैरेटिव एडवांटेज। तो ये दी थी डेविड रिकार्डो ने। अगेन ये एब्सोल्यूट एडवांटेज आई थी 1776 में। उसके बाद 19th सेंचुरी की आपकी ये थियरी है डेविड रिकार्डो की कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी। देखो इसको भी हम वही वाला एग्जांपल से लेते हैं। दो कंट्री है, मान लीजिए इस टाइम let me add a slide here. सो दो कंट्री है, मान लीजिए एक है इंग्लैंड और दूसरा है पोर्टुगल। और अगेन टू फैक्टर मॉडल ही है, एक है 1 यूनिट ऑफ वाइन और दूसरा है 1 यूनिट ऑफ ग्रोथ। इंग्लैंड जो है, ओके सॉरी इंग्लैंड को नीचे कर देती हूँ। इंग्लैंड जो है 1 यूनिट ऑफ वाइन बनाती है 120 में, 120 लेबर आवर्स में, और 1 यूनिट ऑफ क्लोथ बनाती है 100 में। और पोर्टुगल जो है 1 यूनिट ऑफ वाइन बनाती है 80 में, और 1 यूनिट ऑफ क्लोथ बनाती है पोर्टुगल 90 में। अब क्या करेंगे, कैन वी से दैट यहाँ पर पोर्टुगल जो है इसके पास तो एब्सोल्यूट एडवांटेज दोनों में है ना। तो अब अगर ये एब्सोल्यूट एडवांटेज के हिसाब से देखें तब तो दोनों भी तो सिर्फ पोर्टुगल को ही बनाना चाहिए था, बिकॉज पोर्टुगल जो है वो एफिशिएंटली वाइन भी प्रोड्यूस कर रही है, और पोर्टुगल जो है उसका कपड़े में भी जो है एब्सोल्यूट एडवांटेज है। दोनों ही चीजें यहाँ पे कम लेबर आवर्स में कर दे रही है। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो जो है पोर्टुगल को कोई भी ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिकार्डो जो है ये अपनी थियरी में कहते हैं कि जिस कंट्री का जो एब्सोल्यूट कंपैरेटिव एडवांटेज है वो कंट्री वो प्रोड्यूस करे। सो फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कॉस्ट रेशियो।
So let's say there's a commodity wine and there's a commodity cloth. So when it comes to पोर्टुगल इसको कॉस्ट रेशियो को कैसे करेगी 80/120, यहाँ पर इसको कंपैरिजन करेगी 80/120। देखिए पोर्टुगल एक ही चीज बनाएगी, तो वो कौन सा चीज बनाएगी वो हम निकाल रहे हैं। क्लोथ में अगर बात करें तो इट इज 90/100, है ना। सो दिस विल कम टू समवेयर अराउंड, if you do it will come 0.66, and this will come to 0.9. This is with respect to Portugal. ऐसा ही, सॉरी थोड़ा ज्यादा ही उल्टा पुल्टा हो गया। ऐसी तरह अगर हम कॉस्ट रेशियो निकालते हैं इंग्लैंड के लिए, सो इंग्लैंड के लिए क्या होगा, विल बी उल्टा 120/80 for wine, and for cloth it will be 100/90. so इंग्लैंड के लिए वाइन का कॉस्ट क्या है 1.5 और इसका कॉस्ट it will be 1.11, है ना। तो ये देखो यहाँ पर 1.5 ज्यादा है 1.11 से, ठीक है। लेकिन पोर्टुगल का देखोगे वाइन जो है 0.66 is greater than 0.9. So if you compare these three, पोर्टुगल का जो है हम कह सकते हैं यहाँ पे 1.5 माइनस हम पोर्टुगल का वाइन का कॉस्ट करेंगे 0.66, कितना हमें मिलेगा 0.84, एंड यहाँ पर हम 1.11 इंग्लैंड का जो कॉस्ट है उसमें से माइनस करेंगे पोर्टुगल का कपड़ा बनाने का कॉस्ट विच इज 0.9। देखिए न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आएंगे बट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रही हूँ। सो 0.21 हो जाएगा। सो कैन वी से दैट यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज जो है पोर्टुगल का वाइन बनाने में ज्यादा है as compared to cloth, ठीक है। this absolute figure is more, that's why Portugal should make wine and England should continue the production of cloth। चलिए एक बार वापस कनेक्ट करते हैं, फिर मैं एक बार वापस ये एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको।